Hello, my dear friends. Again, a very good morning to you all. Again, Satya Physical Education welcomes you all today in our channel. तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आज आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए हैं जो आपको कहीं और ना ही मिले या मिलेगा भी नहीं, राइट? तो हम आज आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स स्क्रीन पे गिवन है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके हमें आप मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इज 9868464678। तो दोस्तों, आज जो हम चलते हैं बात अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, अब आपके मन में आएगा कि क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, बेवकूफ हम नहीं बना रहे, बहुत और लोग बना रहे हैं। रीजन बीइंग, मैं आपको बता दूं फैक्ट्स के हिसाब से। दोस्तों, 2014 का जो पेपर था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन रिसर्च और स्टैट्स के थे, जिनको बाद में भी नहीं कट किया गया। और उसके जब बहुत सारा जब लोगों ने केस किया तो उसमें बताया गया कि रीजन वाज कि आईजीआई जो कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, डीयू का जो कॉलेज है, उसके ग्रेजुएशन का जो उसका कोर्स होता है वो बीएससी का होता है। उसके थर्ड ईयर में रिसर्च एंड स्टैट्स जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। दैट मीन्स जब बीएससी में बच्चे इसको रिसर्च एंड स्टैट्स को पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा टीजीटी या केवीएस या कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है 3 से 4 नंबर बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं चाहती कि वो किसी भी प्रकार का इस सब्जेक्ट में रिस्क ले। नो डाउट रिसर्च एंड स्टैट्स मास्टर डिग्री में होता है, लेकिन दोस्तों सभी चीजों की ना डेप्थ बढ़ जाती है। मतलब गहराई से जितने ज्यादा नीचे जाते जाओगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाते जाओगे, उतनी ज्यादा इन डिटेल क्वेश्चनिंग आपसे पूछती रहेंगी। तो दोस्तों, आज आपको हम बिना किसी रिस्क की, आप कहीं से कोई मार ना खाओ, आपके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं रिसर्च एंड स्टैट्स की अमेजिंग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, अमेजिंग और सिंपल, सबसे आसानी से पूछी जाने वाली टेस्ट सीरीज है दोस्तों, राइट? ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आज हम आपके लिए सिर्फ यही लेके आए हैं, राइट? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप बता पाए कि क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन चलते हैं हम। द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रोल स्टैटिस्टिक्स का क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है? लीस्ट मतलब ना के बराबर, ना के बराबर मतलब इनमें से किस ऑप्शन में स्टैटिस्टिक्स का रोल है ही नहीं, इसका बिल्कुल कोई भागीदारी नहीं है। तो पहला दोस्तों आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू के ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग, ये बात होती है ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग। बहुत लोग हमें मैसेज करके बोलते हैं मैम एमसीक्यू करवाओगे। अरे एमसीक्यू करवाने से आप एक एक क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, राइट? और एमसीक्यू कितने रट लोगे आप लोग? नहीं रट सकते, बिल्कुल भी नहीं रट सकते। लेकिन अगर इस एमसीक्यू के 4 ऑप्शन मैंने बताया और चारों का मतलब मुझे पता है, तो यहां से मैं 4 क्वेश्चन और बना सकती हूँ, राइट? तो दोस्तों, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, ना कि एमसीक्यू रटने पे ध्यान दो। तो ये जो टॉपिक हम आपको लोगों के लिए लेके आते हैं, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, राइट? हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम टाइम टाइम पे बताते रहते हैं। एनीवेज, ये सब बहुत लंबी बातें चल जाएंगी, हम यहाँ पे अपनी सीरीज करने आए। तो पहला है दोस्तों रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स सबसे ना के बराबर किसमें रहती है? पहला ऑप्शन कहता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सबसे पहले, फॉर्मुलेटिंग मतलब बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस बनाने के लिए, हाइपोथेसिस, अब लोगों को नहीं पता होगा हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस होती है दोस्तों अजम्पशन, कि क्या आप अज्यूम करके चलते हो। जैसे हम पेपर में मान के चलते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो ये लेट एक्स करके क्या किया? अज्यूम किया। और उसके बाद हम अपने जो भी काम करते हैं उसको आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं। तो कह रहा है फॉर्मुलेट, बनाना हाइपोथेसिस। दूसरा कह रहा है कंट्रोल करना वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मतलब एज है किसी का, ठीक है, जेंडर है, उसके बाद और आपकी परफॉर्मेंस है, इस तरीके की, मतलब जो हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, राइट? तीसरा है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये जो अज्यूम कर रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। एंड चौथा है प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इट इज ए। दोस्तों, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना इतना जरूरी नहीं है जितना वेरिएबल्स को चेकआउट करना, उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि भाई
मेरी हाइपोथेसिस जो मानी थी वो रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। ये जो बच्चे रिसर्च किए हैं वो आराम से समझ सकते हैं रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुई है, राइट। एंड प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आते हैं वो यही बताते हैं कि अंत में हुआ क्या है, राइट। प्रिडिक्ट क्या किया उसने, क्या एनालाइज या क्या हमारे पास कंक्लूजन दिया। तो बिल्कुल दोस्तों वो कंक्लूजन ही हमें हेल्प करता है प्रिडिक्टिंग बिहेवियर में, तो आंसर विल बी ए। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन। मोस्ट इंपोर्टेंट किस में होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। कह रहा है सर्वेइंग लिटरेचर, सर्वे करना लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो भी हमें पढ़ने के लिए मिला है, लिटरेचर जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टडी है, अवेलेबल स्टडी है। दूसरा कहता है दोस्तों फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तीसरा है दोस्तों आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को ढूंढने में कि कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं। चौथा है दोस्तों टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो दोस्तों आंसर है हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस, क्योंकि इसी को टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि वेदर दिस इज एक्सेप्टेड और वेदर दिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। मतलब कि जो हाइपोथेसिस हम मान के चले थे, जो अज्यूम हम मान के चले थे, वो एक्सेप्ट हुआ है या वो रिजेक्ट हुआ है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट आता है वो डी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका है डी ऑप्शन, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड इज क्लासिफाई करना पर्सन को, क्लासिफाइंग पर्सन, पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ हिज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के बिहाफ पे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट। तो एट्रीब्यूट के बिहाफ पे क्लासिफाई करना पर्सन को कि कितने तरीके के पर्सन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों जो कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यू जैसे आपने देखा होगा 1 से 3, फिर यहां पे क्या आएगा 3 से 6, 6 से 9। तो ये कंटिन्यू है, देखो ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, राइट। कैटेगोरिकल होता है जिसमें कैटेगरीज होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कैटेगरीज मतलब कि मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, कैटेगरीज है। हिंदू, मुस्लिम, जो भी कैटेगरीज बना दी है, राइट। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो ये सब क्या बना दी, कैटेगरीज बना दी है, राइट। तीसरा आता है रैंडम वेरिएबल, कहीं से भी डिस्क्रीट वेरिएबल आता है दोस्तों, डिस्क्रीट वेरिएबल आता है जिसको हम डिवाइड या मतलब पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। जैसे कि कोई बुक है, अब बुक पढ़ी आपने तो आप क्या कहोगे, 0.2 बुक पढ़ ली, मतलब 2 ही पेज पढ़े, नो। जैसे कोई भी चीजें हैं, आपने रन्स है, रन काउंट करते हो तो बीच में चले गए तो आप क्या कहोगे, आधा रन मान लिया, आधा रन ऐड कर दो, नो। तो जो कंप्लीट होल नंबर होते हैं, कंप्लीट होल जो वैल्यूज होती हैं, जो चीज होल वैल्यू में काउंट होती है, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। सो मैं आपको बता दूं पर्सन को क्लासिफाई बेसिस ऑफ हिज एट्रीब्यूट, मतलब पर्सन का क्लासिफाइंग है या उसका क्या है कैटेगरीज है, तो आंसर विल बी बी। ध्यान रहेगा दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको बहुत समझ आ रहा हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन समझ में आए, राइट। ऑप्शन समझ में आ गया तो आप इन फ्यूचर, आपको अगर डिस्क्रीट का मतलब ही नहीं पता होगा, 4 ऑप्शन में पढ़ के और यही आंसर लगा दो तो आप क्या ही करोगे, राइट। तो डिस्क्रीट का मतलब भी बताया जो कि कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों इस पे बातों पे ध्यान देना। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरीज, आप क्या कहोगे, 3.5 बुक, 2.5 बुक है, आप क्या कहोगे, नहीं कहोगे। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया, देखो डिस्क्रीट मतलब कंप्लीट होल नंबर, ठीक है, कंप्लीट होल नंबर जैसे बुक्स का। और यहाँ पे ऐसा ही नंबर आ रहा है कोई कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो पॉइंट्स में भी हो सकता है, जैसे 5 फुट 6 इंच हाइट, राइट। डिस्क्रीट वेरिएबल जो होल नंबर में होगा दैट इज नंबर ऑफ बुक्स, जो आधे उधे में काउंट नहीं होती चीजें, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ रन्स, इस तरीके के एग्जाम्पल्स। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बढ़ाना, कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कि एक ही वेरिएबल, ठीक है। तो आंसर विल बी डिस्क्रीट वेरिएबल। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से पकड़ पाए होंगे, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। 2014 के टीजीटी के पेपर में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सा मेजर नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल टेंडेंसी
दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि कोई भी वैल्यू है जो सेंटर है उसके इर्द गिर्द कितनी घूम रही है, मतलब ये सेंटर है तो इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी हैं, मतलब कितनी क्लोज है इस सेंट्रल वैल्यू के, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों इसके अंदर तीन चीज आती हैं, मीडियन, मोड एंड मीन, बाकी नहीं आता। तो मीडियन, मोड एंड मीन आता है, तो आंसर विल बी क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, रेंज नहीं है, और कोई और ऑप्शन होता स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच मेजर कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का सेंसिटिव है टू ईच स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी में से, सेंट्रल टेंडेंसी हमें पता लग गया मीन, मीडियन और मोड है, इनमें से कौन सा हर एक डेटा के बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि अगर एक डिजिट चेंज करी तो पूरी वैल्यू चेंज हो गई, राइट। तो मैं आपको बता दूं ऐसा सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन इज मीन। रीजन बीइंग 2, 4, 6, 8, 10 बाय 5, अगर मैं इस वैल्यू को 12 कर दूं तो पूरी पूरी की पूरी एवरेज चेंज हो जाएगी मेरी, राइट। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ चेंज कर दूं, सेंसिटिव है हर एक, थोड़ा सा भी चेंज होते ही मीन चेंज हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज मीन। आई होप आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फॉर्मूला। दोस्तों करेक्ट फॉर्मूला चूज करना है, ठीक है। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7th, दैट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फॉर्मूला है इसमें मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मी। तो हमने इसकी याद करने की टेक्निक क्या बनानी है, मिड में 3 वर्ड हैं और मी में 2 हैं, दैट मीन्स मोड क्या निकलेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और ये किस में ऑप्शन है दोस्तों, आप ढूंढ सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आंसर इज, हमने याद करने की ट्रिक बना रखी है मिड में, मिड मी, 3 टर्म इसमें है, 2 इसमें है, और ये इज इक्वल्स टू मोड। मोड होता है दोस्तों मैक्सिमम अकरिंग डिजिट। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा तो आप पता लगा पाएंगे, मैक्सिमम जो मैक्सिमम टाइम्स आती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ द टेल ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द कर्व, मैं आपको बता दूं कर्व की बात कर रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी अ व्हाट, देयर विल बी अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और टीजीटी के पेपर में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो समझना पड़ेगा। कह रहा है इफ द टेल, अगर टेल पॉजिटिव साइड पे ज्यादा स्ट्रेच्ड है, दैट मीन्स हमारी ये आती है मिड, ये आती है नेगेटिव साइड, ये आती है पॉजिटिव साइड, कि अगर कोई चीज टेल पॉजिटिव साइड पे स्ट्रेच्ड है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये टेल इसकी पॉजिटिव साइड पे स्ट्रेच है, पॉजिटिव साइड पे स्ट्रेच है, देन द टेल ऑन नेगेटिव साइड, दिस कर्व विल बी, तो मैंने आपको बताया है दिस कर्व विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव स्क्यूड। स्क्यूड हम किसको बोलते हैं, जब भी अनसिमेट्रिकल ग्राफ होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ग्राफ होता है। अनसिमेट्रिकल मतलब एक दूसरे की परछाई नहीं होती है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर ये वाला हिस्सा उठा के इस पे रख दिया जाए तो कोई एरिया नहीं बचेगा, जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल, एकदम आइडेंटिकल बोलते हैं इसको, आइडेंटिकल, राइट। तो वो चीज आती है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, टेल अगर पॉजिटिव साइड होगी तो हमेशा वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, और अगर टेल नेगेटिव साइड ज्यादा स्ट्रेच होगी तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो ये आंसर इसका आप बता सकते हैं, इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ कर्व विच इज मोर पीक्ड। कर्व है ये वाले, हमारे तरीके में 3 कर्व आते हैं दोस्तों। पहला आता है नॉर्मल हाइट के साथ, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो गया, एक आता है फ्लैट जो बेस के, और एक आता है दोस्तों पूरा ये। तो तीनों के अलग अलग नाम है। तो ये कह रहा है कि वो कर्व जो बहुत ही ज्यादा पीक पे है, देन नॉर्मल, ये नॉर्मल था, तो उसको क्या कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहीं पे इसके साथ एक इमेज दी गई है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों,
ये वाला जो नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द बेस का, ये है, ठीक है, क्लोज टू बेस होगा, उसको बोलते हैं प्लेटोकुर्टिक, प्लेटिकुर्टिक, ठीक है। जो नॉर्मल आएगा ये ब्लैक वाला आएगा, दैट मीन्स मिड वाला, एंड लेप्टोकुर्टिक टॉप वाला। तो मैं कह सकती हूँ दिस इज नॉर्मल, ठीक है। फ्लैट वाला क्या बोलेंगे हमारा, दैट विल बी प्लेटोकुर्टिक, PLATYKURTIC। नॉर्मल को क्या बोल देंगे, मेसोकुर्टिक। एंड द लास्ट इज पीक वाला जो आता है उसको बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक। तो आप बहुत आसानी से आंसर बता सकते हैं यहाँ पे कि कर्व जो बहुत पीक पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेप्टोकुर्टिक, राइट। आई होप सारा समझ में आ रहा है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कर्व अगर फ्लैट है देन द नॉर्मल इज नोन एज, मैंने अभी बताया है जो फ्लैट कर्व है तो वो फ्लैट कर्व वो क्या कहलाएगा, इट इज प्लेटोकुर्टिक। तो आंसर विल बी, आंसर विल बी 10th का प्लेटोकुर्टिक, आंसर विल बी सी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये इमेज बहुत अच्छे से दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जो मैंने ग्राफ बनाया था, इसमें हमारा जो सेंट्रल लाइन होती है, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड सभी के सभी 0 होते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, यहां से पहला एरिया आता है, पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन, राइट। दो चीजें होती हैं, पॉपुलेशन ऐसे बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और इनको कैसे, पॉपुलेशन मीन को किससे करते हैं, म्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा, सिग्मा म्यू, राइट। तो इन तरीके से इसको दर्शाया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, ये पहला लेवल है। ये है मतलब कि म्यू यहां पे है माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा। फिर ये दूसरा आ जाता है यहां पे, दिस इज कॉल्ड 2 माइनस और ये प्लस 2 सिग्मा। ऐसे ही थर्ड आ जाता है, थर्ड विल बी कॉल्ड एज -3 एंड इट इज -3 सिग्मा। तो ये कह रहा है कि 2 से इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर होता है, दैट मीन्स ये वाला एरिया हमें बताना है कितना होता है। तो दोस्तों मैं इसको आपको बेहतर तरीके से जब भी समझा पाऊंगी जब एक आप इसकी इमेज देख लोगे, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ये देखिए, जो पहला एरिया होता है दैट मीन्स 1 म्यू से लेके +1 म्यू तक, सिग्मा तक, दैट इज टोटल 68.2। ध्यान रहे 1 2 1 सिग्मा 2 -1 सिग्मा 2 1 सिग्मा तक कितना रहेगा, इट इज 68.2। 2 से 2 के बीच में कितना रहेगा, 95.4, एंड 3 to 3 दैट मीन 99.7। 100 में से 99.7% में एरिया कवर कर देती हूँ, मतलब पॉपुलेशन कवर कर देती हूँ। तो दिस विल बी कॉल्ड एज, अब इसने पूछा है 2 से लेके -2 से 2 तक कितना होगा, मतलब -2 से ये 2 तक कितना होगा। तो अभी बताया है इट विल बी 95.442, ठीक है। ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट आता है, द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरिलेशन नाम ही बता रहा है, को और रिलेशन, को मतलब दो और रिलेशन मतलब दोनों के बीच में संबंध। तो दो वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में अगर संबंध होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोरिलेशन। और मल्टीपल के कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक का इन्फ्लुएंस अदर पे देखा जाए, जैसे एक चीज का परफॉर्मेंस मान ली हमने, उसका देखा जाए एज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसका देखा जाए जेंडर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उस परफॉर्मेंस का देखा जाए स्पोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, राइट। उस परफॉर्मेंस का देखा एनवायरमेंट की वजह से क्या असर पड़ रहा है। मतलब एक फैक्टर को जब मल्टीपल पे चेक किया जाता है, असर को संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस और जेंडर का क्या रिलेशन है, तब उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, द रेंज फॉर मल्टीपल कोरिलेशन इज 0 to 1, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जिन्होंने आज तक रिसर्च नहीं पढ़ी है, इवन बहुत सारे मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मतलब रिसर्च और स्टैट्स का आइडिया ही ना के बराबर है, राइट। तो
स्पेशली दोस्तों बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन यू शुड गो अहेड। तो फर्स्ट आता है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। दोस्तों नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो हाइपोथेसिस, मतलब वो अजम्पशन, हाइपोथेसिस जिसमें डिफरेंस क्या हो, जीरो हो। कितना हो? जीरो। नल मतलब खाली, खाली लिख दिया मैंने, मतलब वो अज्यूम मैंने किया जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं था, राइट। तो उसको अगर मैं रिजेक्ट कर देती हूं, मेरे अजम्पशन को, माने हुए अजम्पशन को अगर मैं रिजेक्ट कर देती हूं, रिजेक्ट कर दिया मैंने अपने अजम को, जब वो सही था, जब वो सही था। मैं एग्जाम्पल से बताऊं, एग्जाम्पल से, मैंने कपड़े लेने गई, कपड़े रिजेक्ट कर दिए कब? जब वो अच्छे थे, सही थे। तो नुकसान किसका है? मेरा, मेरा नुकसान है। एंड दैट, जब ये चीज होती है तो दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर। ठीक है, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, राइट। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में क्वेश्चन 2014 के टीजीटी पेपर में आए हुए हैं। और अब बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मैम 2018 के पेपर में तो नहीं आए हैं पेपर में। अरे नहीं आए तो इसका मतलब क्या 2020 के में भी नहीं आएंगे, 21 के में भी नहीं आएंगे, राइट। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आता है रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या कहलाता है। अभी बताया नल हाइपोथेसिस, खाली हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस मतलब हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब कोई दूसरी हाइपोथेसिस होना। नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम होता है दोस्तों, इट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या कहा जाती है उसको? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो कही जाती है, राइट। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट होता है द पावर ऑफ टेस्ट इज नोन एज। अभी ये एक एक हमारे लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम छोटी छोटी चीजें आपको कुछ बता दी जाएं जो कि हमने देखा है कि बच्चों को कहीं नहीं मिलता, राइट। तो पावर ऑफ टेस्ट किसको कहेंगे? पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं दोस्तों, दो चीजें होती हैं, जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले टाइप 1 एरर पढ़ा था। तो जब अगर उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, और एक होती है टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी। दो तरीके के एरर होते हैं। तो जो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, और जो टाइप 1 की होती है उसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। और टाइप 2 की एरर की प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी को, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। इससे ज्यादा सरल भाषा में आपको ना कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। पहली बात तो इस जैसे टॉपिक पे वीडियो बना दे वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज। कौन से तरीके की रिसर्च हेल्पफुल है न्यू थ्योरीज को बनाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, जनरली थ्योरीज अगर रिसर्च को हम पढ़ लेना तो देयर आर 12 से 14 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं लोगों ने प्रोफेशनली, बट हम मोटा मोटा पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एक्शन रिसर्च, ठीक है। दूसरा बोलता है अप्लाइड रिसर्च। तीसरा बोलता है हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्ट्री वाली है। चौथी है बेसिक रिसर्च, बिल्कुल फंडामेंटल रिसर्च वाली। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें कोई भी थ्योरीज बनानी होती है, कोई भी डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए हम हमेशा फंडामेंटल रिसर्च को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च को यूज करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज वेरी मच हेल्पफुल इन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, राइट। एक्शन रिसर्च की खासियत होती है इमीडिएट सॉल्यूशन देती है। एक्शन रिसर्च इमीडिएट सॉल्यूशन काफी बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च है जो इमीडिएट सॉल्यूशन पे फोकस करती है, तो आप बताएंगे दैट इट इज एक्शन रिसर्च। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हेल्पफुल इन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, इट आंसर इज डी, राइट। कह रहा है अगला ही क्वेश्चन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट पहले मैंने बताया है दैट इमीडिएट सॉल्यूशन पे कौन सी रिसर्च होती है हमारी? एक्शन रिसर्च। एक्शन लिया जाए। आपको बता दूं, जितने भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आए थे, ये किस लिए आए थे? कि ये इंस्टेंट जजमेंट दे सकें, ऑन द स्पॉट जो कल्प्रिट है उसको सजा दे सकें। तो उसी चक्कर में एक्शन रिसर्च, जहां पे इमीडिएट सॉल्यूशन अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूडेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी तक हमने वो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी,
अब आ जाते हैं वेरिएबिलिटी के ऊपर। वेरिएबिलिटी मतलब कि एक से कितना वेरी करती है कोई चीज, मतलब कितनी अलग है, कितना डिफरेंस है। वेरी करना मतलब अलग 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 अलग, जैसे भाषाएं थोड़े थोड़े एरिया के बाद अलग करती हैं, वेरी कर जाती हैं, है ना। और ऐसे ही एक डेटा से, एक वैल्यू से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डेटा कितनी दूर तक स्प्रेड है या वेरी करता है, दैट इज वेरिएबिलिटी। और क्रूडेस्ट मेजर दोस्तों रेंज को कहा जाता है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट स्कोर, राइट। अभी इसमें चाहे 2, 8, 12, 6, 32, 16 कुछ भी है, तो इसमें क्या करेगा, या तो हाईएस्ट को देखेगा, हाईएस्ट क्या है 32, माइनस लोवेस्ट क्या है 2, सॉरी 2, तो -2, तो दैट मीन्स 30, तो रेंज आ गई 30 की। अब एक बात बताओ, इसमें और डेटा पे तो वो मैटर ही नहीं किया, क्रूडेस्ट मतलब वेग, मतलब काम की नहीं है, तो इट इज रेंज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। व्हेन मोर देन 2 ग्रुप मीन्स, जब 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, इन दोनों के मीन को कंपेयर किया जाए। व्हेन मोर देन 2 ग्रुप मीन्स, या ग्रुप सी भी लगा लो, ग्रुप सी लगा लो, इन तीनों के मीन को कंपेयर किया जाए, मतलब एवरेज को, तीनों ग्रुप की एवरेज को कंपेयर किया जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो दोस्तों हम उसके लिए यूज करते हैं एनोवा। एनोवा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एनालिसिस 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 ऑफ वेरिएंस, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज नोन एज एनोवा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कॉल्ड एनोवा। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन कम्स, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी मेजर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों के अंदर ट्रैक सूट का, जैसे कोई एग्जांपल मान लो, मैंने बच्चों के अंदर ट्रैक सूट बांटे, तो उसमें से सबसे पॉपुलर ब्रांड कौन सा है, को कैसे पता लगेगा, जो बच्चे सबसे ज्यादा लेंगे, सबसे ज्यादा जो दिखेंगे पहने हुए, सबसे ज्यादा दिखेंगे, और सबसे ज्यादा बार जो जो चीज आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू जो आएगी और वो बार बार आएगी, मैक्सिमम नंबर का होगा, तो उसको क्या कहते हैं, मोड। मैक्सिमम टाइम अकरिंग, मैक्सिमम टाइम अकरिंग, तो उसको हम बोलते हैं मोड। तो आंसर विल बी सी, राइट दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। देखो दोस्तों, बात है कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, और हम ही उसी पे ही फोकस करते हैं, राइट। जो टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं ना, वो टॉपिक आपको अभी तक किसी फिजिकल एजुकेशन के चैनल पे मिलेंगे नहीं, राइट। स्पिन हो गया, इन जैसों को तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो हमारा फिजिकल एजुकेशन पीछे 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 और बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स प्लीज आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के एक अच्छे से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे पढ़े, कहीं से भी पढ़े, पर दोस्तों पढ़े ऐसे कि दोबारा उसको रिवाइज करने की ही जरूरत पड़े, बस, राइट। कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करते हैं, मेरे से बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक लें, कौन सा क्या लें, कौन सा क्या लें, तो मैं उन्हें सिर्फ यही बुक बोलती हूँ कि जो तुम्हें समझ आ जाए ना वो बुक लो, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए आपको, राइट। तो एनीवेज, आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज अ फ्री एडवाइस इज ऑलवेज वेलकम, दैट इज 9868464678, जस्ट डायल एंड just ask your doubts, and even you can join us our paid course for the clearance of those such amazing facts जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, सही सलामत रहिए, पेपर पास है, यहाँ भी इस समय तबीयत खराब करने का कोई तुक नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, लोगों तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, and again Satya Physical Education wish you all the best. Thank you.